Page number 78. Following the Mahatma Gandhi Part 2, the Civil Disobedience Movement. सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट मतलब कि आपके जो प्राइमरी फंडामेंटल राइट्स जो है वो जो वहाँ पे ब्रेक डाउन होंगे उसके लिए जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ओबीडिएंट का मतलब सबको पता है, एक ऐसा पर्सन जो हर एक चीज को फॉलो करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। बट डिसोबीडिएंट मतलब कि वही चीज का वहाँ पे टूटना, वायलेशन क्रिएट होना। तो यहाँ पर जो हमारे प्राइमरी राइट्स थे वो जिस तरह से टूटने लगे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे प्राइमरी राइट्स जो थे वो नहीं दे रहे थे, इसीलिए जो मूवमेंट स्टार्ट हुई उसका नाम था द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, जो स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च से। इट वाज डिफिकल्ट टू अटेन स्वराज विदाउट पुटिंग अप अ फाइट। बिना लड़े आजादी मिलना बहुत ही मुश्किल था। At the Ahmedabad session of the Indian National Congress, the executive committee decided to launch the movement to attain Swaraj by breaking unjust law in disciplined way. Unjust law इसका मतलब ये है कि सॉल्ट जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, ओशियन में से। इट मीन्स कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ह्यूमन की वहाँ पे मेहनत लगती है बट जो मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है। अभी ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन्होंने ये जो सॉल्ट था उसके ऊपर टैक्सेस कलेक्ट करना क्या किया था स्टार्ट। तो क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट किया था तो वो क्या था, एक अनजस्ट, हमारे लिए अन्याय था, तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी था। बट डिसिप्लिन वे मतलब कि हाथापाई नहीं करनी है, किसी को मारना नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से अच्छे तरीकों से हमें ये जो लॉ का जो अनजस्ट लॉ था सॉल्ट का उसको तोड़ना था। It authorized Gandhiji to launch the civil disobedient movement and civil disobedient movement लॉन्च किया गया गांधी जी से, जिसने सबसे पहला काम किया था अनजस्ट लॉ को तोड़ना, सॉल्ट लॉ को तोड़ना, मतलब कि दांडी मार्च। दांडी जो है वो जगह का नाम है एंड यहाँ पे जो लिखा है मार्च, ये जो मार्च है वो महीने का नाम नहीं है, मतलब कि मंथ का नाम मार्च नहीं है। मार्च का मतलब है कि जब आप किसी जगह पे चल के जाते हो ना तो उसको बोलते हैं मार्चिंग करना। यहाँ पे वो लोग दांडी तक, दांडी से वो फिर चलना स्टार्ट करते और फिर वो जो सॉल्ट जो है वो लोग को तोड़ते, क्योंकि चल के जाते हैं इसीलिए उसका नाम है दांडी मार्च। The civil disobedient movement started with the breaking of the unjust salt law. Disobedient movement कहाँ से स्टार्ट हुआ? So unjust law को तोड़ने से। The British government and monopolized the production and trade of salt for the British government and the English merchants only. Monopolize का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ट्रेडर्स कोई एक ही पर्सन हो लेकिन कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे सॉल्ट जो है वो खरीदना और बेचने का काम सिर्फ कौन करते थे, ब्रिटिशर। इट मीन्स कि ये काम हमारे इंडियंस को नहीं मिलते थे एंड प्लस कि इसके ऊपर मेहनत किसकी लगती थी, इंडियंस की। तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी सॉल्ट की, एंड जिसका जो ट्रेडिंग था वो सिर्फ किसके पास था, इंग्लिश मर्चेंट्स के ही पास। Salt was made a taxable commodity which Gandhiji and other nationalists felt was very unjust. सॉल्ट जो है उसके ऊपर भी उन लोगों ने टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो गांधीजी एंड दूसरे लीडर को लगता था कि वो अनजस्ट है, वो अन्याय है। Gandhiji announced in the year 1930 that he would carry out a march up to Dandi near Surat to break the salt law. गांधीजी ने फिर 1930 में डिसाइड किया कि वो लोग अभी चल के जाने वाले हैं, कहाँ पर, दांडी, जो कि सूरत के नजदीक है, और वहां पे जाके ये जो सॉल्ट लॉ है उसको तोड़ने वाले थे। दांडी मार्च, जिसके लीडर कौन थे, गांधी जी। गांधी जी स्टार्टेड द दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम। उन्होंने साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, तो साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट की और कहां तक जाने वाले थे, दांडी तक। With his 78 companions, companions मतलब कि उनके जो साथीदार थे, उनके जो सपोर्टर्स थे। On 12 मार्च 1930 टोटल उनके मेंबर्स कितने थे, 78। एंड कौन से दिन को स्टार्ट उन्होंने किया था, तो 12 मार्च। मीटिंग देयर हेड इन एवरी विलेज दैट वाज ऑन द रूट, क्योंकि वो अगर
साबरमती आश्रम मतलब कि अहमदाबाद से लेकर दांडी जाएंगे तो बीच में बहुत सारे प्लेसेस आने ही वाले थे, तो बीच में जितने भी विलेजेस आएंगे वो लोग वहाँ पे क्या करने वाले थे, मीटिंग। इट मींस कि वो लोग वहाँ पे प्रोपोगेशन, एक तरीके का भाषण हर एक विलेज में देने वाले थे, ताकि उस गांव के जो भी पर्सन हो वो भी उन लोगों के साथ जुड़ जाए। गांधी जी एक्सप्लेन टू द पीपल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ये जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ था उसके कैरेक्टरिस्टिक उसमें क्या है, वो जितने भी लोग थे उनको वो एक्सप्लेन करते थे। नीड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सत्याग्रह इन अटेनिंग स्वराज। सत्याग्रह स्टार्ट करना होगा क्योंकि हमें स्वराज, हमें आजादी चाहिए, एंड ये जो डिसोबीडिएंट मूवमेंट है उसको स्टार्ट करना जरूरी है। उसका मेन पॉइंट था क्योंकि जो सॉल्ट, जो अनजस्ट लॉ था उसको भी तोड़ना था। गांधी जी रीच दांडी ऑन 5 अप्रैल 1930 और दांडी को वो कब पहुंचे, तो 5 अप्रैल। स्टार्ट कब किया था, 12 मार्च, एंड पहुंचे थे कब, 5 अप्रैल को। गांधी जी बाय पिकिंग अप अ फिस्ट फुल ऑफ सॉल्ट, मतलब कि एक मुट्ठी जितना सॉल्ट उन्होंने अपने हाथों में लिया। Said with this I am shaking the foundation of the British Empire, और मैं यहाँ से जो ब्रिटिश एम्पायर है उसको पूरा हिला दूंगा, इट मींस कि तोड़ दूंगा। फार्मर्स, ट्राइबल्स एंड वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट में फार्मर्स, वुमेन्स या फिर जितने भी पर्सन है उन लोगों ने बहुत अच्छे से उसमें पार्ट लिया। द गवर्नमेंट रिजोर्टेड टू द पॉलिसी ऑफ सस्पेंशन, एंड गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी एक्सेप्ट उस वक्त यूज की इसको बंद करने के लिए, सस्पेंशन पॉलिसी, मतलब कि कुछ भी हो जाए ये जो लोग हैं उन लोगों को वहां पे दबा के रखना। सस्पेंस मतलब कि उसको वहां पे दबा के रखना। थाउजेंड ऑफ सत्याग्रहीज वेर अरेस्टेड, और उन लोगों ने बहुत सारे सत्याग्रही को उसमें अरेस्ट कर लिया। चलो दांडी मार्च जो कि स्टार्ट हुआ था 12 मार्च, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी वो पहुंचने वाले थे, जिसके टोटल मेंबर कितने थे, 78। एंड वो लोग दांडी कब पहुंचे थे, 5 अप्रैल, जहाँ पे बीच में जितने भी विलेजेस आने वाले थे सभी विलेजेस को गांधी जी समझाने वाले थे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में। अभी इस मूवमेंट में टोटल फार्मर्स, वुमेन्स या फिर जितने भी पर्सन जो विलेजर्स थे वो उसमें शामिल हुए थे। अभी आपकी बुक में ऐसा लिखा है कि ये जो मूवमेंट थी उसको दबाने के लिए ब्रिटिशर्स जो चाहे वो कर सकते थे, बट उन्होंने किया क्या था, तो जो थाउजेंड्स ऑफ सत्याग्रही, वहां पे जितने भी सत्याग्रही थे, जितने भी पर्सन थे उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया था, ताकि बाकी लोग अपने आप डर कर ही इस मूवमेंट से पीछे हट जाए या फिर ये जो मूवमेंट था वो थोड़ा वीक हो जाए। चलो डाउट है किसी को दांडी मार्च में? रीजन क्या था दांडी मार्च का, कि वो जो अनजस्ट जो लॉ है सॉल्ट का उसको तोड़ सके। मैम कोई है? चलो नेक्स्ट 79 थिंग्स टू नो में देखो, धरासना विलेज वाज अ बिग सेंटर फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन, हेंस गांधी जी अनाउंस दैट ही वुड डू सत्याग्रह ओवर देयर टू। धरासना वो प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, तो गांधी जी ने कहा कि आप भी हमारे इस सत्याग्रह में पार्ट लो। गांधी जी सेड अब्बास तैयब जी वेर अरेस्टेड, so the leadership of धरासना सत्याग्रह was given to सरोजिनी नायडू। धरासना सत्याग्रह जो हुआ था उसकी लीडरशिप किसको दी गई थी, तो अब्बास तैयब जी, बट क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया गया तो वहां की जो लीडरशिप थी वो किसको दी, सरोजिनी नायडू को। The British government tried to suppress the satyagrahi with utter cruelty. 300 सत्याग्रहीज were wounded and 2 died, जहाँ पे 2 मारे गए, 300 जितने लोगों को चोट लगी। Still the सत्याग्रहीज did not step back, फिर भी सत्याग्रही जो थे वो पीछे पाँव नहीं ले रहे थे, इट मींस कि वो लोग पीछे हटने वालों में से नहीं थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस,
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि वहाँ का टेबल राउंड नहीं था। आप इमेज में देख सकते हो क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि मैम इमेज में तो टेबल जो है वो राउंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक साथ ऐसे बैठना और डिस्कशन करना। ये जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के कुछ जो मेन लीडर्स थे उनको बुलाया था ताकि वो उनके साथ क्या कर सके, डिस्कशन, मतलब कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। British government convened round table conference in order to discuss the constitutional changes required in India. इंडिया में कुछ रूल्स बनने चाहिए जिसके डिस्कशन के लिए उन्होंने कुछ लीडर्स को बुलाया एंड ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको अरेंज किया। The first conference was unsuccessful as Indian National Congress decided to boycott it. पहली जो मीटिंग थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो अनसक्सेसफुल हुई थी। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी उसने उसको बॉयकॉट मतलब कि वहां पे आने से मना कर दिया। द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1931 in London. Gandhiji attended it as the only representative of the Indian National Congress. Indian National Congress के एक मेन ओनली एक ही रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में गांधी जी ने उसको अटेंड किया। In this conference, the demand for separate electorate for the Dalit and for different communities were made. जहाँ पर अलग अलग सेपरेट मतलब इलेक्टोरेट मतलब कि वोटिंग के लिए अलग ही जगह होनी चाहिए। बट किसके लिए? तो ये जो दलित है या फिर जो अलग अलग कम्युनिटी है उनकी जो वोटिंग सिस्टम है वो अलग होनी चाहिए। मतलब कि एक ही जगह पे सारे लोग जाके वोट नहीं करेंगे, वो लोग वोट करेंगे और उनके जो वोटिंग जो बूथ होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग। दलित नॉर्मली जिसको लोअर कास्ट में माना जाता है उनके लिए वोटिंग सिस्टम अलग है, या फिर कोई भी ऐसी अगर कम्युनिटी है तो उनके लिए वो वोटिंग सिस्टम अलग की गई जहाँ पे वो सेपरेटली उनके कास्ट में ही क्या करेंगे, वोट करेंगे। गांधी जी वॉज डिसअपॉइंटेड विद दिस सिंस इट वुड सेगमेंट इन इंडिया। गांधी जी इससे खुश नहीं थे क्योंकि यहीं से ही इंडिया की जो कम्युनिटी थी वो डिवाइड होने वाली थी, क्योंकि लोगों को एक साथ रखने की बात थी, जबकि इसकी वजह से लोग और ज्यादा अलग अलग होते गए। Leaders of various communities did not agree and hence the conference failed. It means कि first and second दोनों कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं होती। पहली कॉन्फ्रेंस सक्सेस नहीं होती, उसका रीजन क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको क्या किया था, बॉयकॉट किया था। सेकंड में नो डाउट गांधी जी ने अटेंड किया था, बट जो रिजल्ट आया, जो डिस्कशन हुआ उसके साथ गांधी जी सहमत नहीं थे, इसीलिए और भी जो लीडर्स थे दूसरों ने उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से सेकंड कॉन्फ्रेंस जो थी जो कि 1931 में अरेंज हुई थी वो भी क्या हुआ, फेल हुआ, मतलब कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। चलो पेज नंबर 80, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलो जो दो पॉइंट हमने, चलो तो फिर नेक्स्ट पेज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। The Government of India Act was the second phase in the constitutional changes in India, but it turned out to be inadequate and disappointing for the nationalists. पहली कोशिश कहाँ से की गई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, एक दूसरी चेंजेस, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज क्यों हुई थी, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने थे, कुछ डिस्कशन करना था। सेकंड जो हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो भी किसके लिए था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें क्या करने थे, चेंज। तो दूसरा फेज मतलब कौन सा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बट इसका भी रिजल्ट कुछ इस तरीके के आया कि वहाँ के जो भी नेशनलिस्ट थे वो उसकी एक्सपेक्टेशन से एकदम क्या था, अपोजिट था, एंड वो लोग भी काफी डिसअपॉइंटेड थे इसकी वजह से। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल वाज क्वाइट लिमिटेड। मतलब कि ऑटोनॉमी मतलब कि उसको हिंदी में बोलते हैं कि धारा, आपको कलम जिसको बोलते हैं, धारा एंड कलम, कि इस धारा के मुताबिक तुम्हें ये सजा मिलेगी या फिर तुम्हें ये राइट मिलते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हिसाब से जो डिग्री ऑफ जो ऑटोनॉमी जो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी प्रोविंशियल लेवल पे, वो क्वाइट लिमिटेड, मतलब कि वो लिमिटेड थी, लोगों को जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली थी। The provincial governors retained important reserved power and the British authorities also retained a right to suspend responsible government. It means कि अभी भी अगर इंडियंस को पावर मिल चुके हैं, फिर भी कैसी कंडीशन थी कि अगर कोई भी इंडियन वर्कर वहां पर है तो ब्रिटिशर्स के पास वो पावर था
कि बिना कोई रीजन के, इट मीन्स कि उसके पास ऐसे पावर थे कि वो उसको जॉब से निकाल सकता था। इट मीन्स कि यहाँ पे फिर भी सेफ्टी इंडियंस को नहीं मिली थी, इंडियन के पास कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं थी। उनको कहाँ पे भी अगर जॉब मिलती है तो उनको एट अ टाइम इट मीन्स कि वहाँ से निकाला जाता था, क्योंकि वो पावर्स अभी भी किसके पास थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। The elected representative of India were given a very limited authority, and जो representatives जो इलेक्ट होने वाले थे उसमें इंडियंस जो थे उनको काफी कम मौका दिया गया था, मतलब कि उनके लिए जो सीट थी वो क्या थी, लिमिटेड। एंड दिस वाज अगेंस्ट देयर एक्सपेक्टेशन, एंड ये उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी अपोजिट था। उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था, उनको ऐसा लगा था कि अभी इंडियंस को कुछ पावर्स मिलेगी, बट ऐसा नहीं था। इंडियंस पावर्स तो अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही थे। As per the act, elections were held. Gandhiji suggested that the Indian National Congress would form the federal legislature only. अभी यहाँ पे गांधी जी ने ऐसा सोचा था कि इस एक्ट के बाद उनकी जो पार्टी है, मतलब कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो फेडरल का मतलब ये होता है कि अलग अलग ग्रुप का एक लीडर होना। इंडिया क्या है, एक फेडरल यूनिट है। इंडिया उसको हम फेडरल स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि फेडरल का मतलब होता है कि एक यूनिट। इंडिया में 29 स्टेट है, बट 29 स्टेट जब कंबाइन हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फेडरल, और कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या बनेगा, इंडिया। तो यहाँ पे उन लोगों ने ऐसा सोचा था कि जितनी भी पार्टी क्यों ना हो, लेकिन सबसे सुप्रीम क्या हो जाएगी, उनकी कांग्रेस की टीम, मतलब कि फेडरल हो जाएगी। एक ही लेजिस्लेचर बनेगी जो रूल्स को बना सकती है, फ्रेम कर सकती है, और वो कौन बनेगी, उनकी पार्टी, मतलब कि नेशनल कांग्रेस। If it is guaranteed that the governors would not exercise the exclusive powers granted to them and act as per the advice of the elected provincial minister. अभी यहाँ पे क्या हुआ कि if it is guaranteed, अगर वो लोग ऐसी गारंटी दे दे कि जो भी गवर्नर्स जो है वो मतलब कि एक्सक्लूसिव पावर्स, मतलब कि नए पावर्स जो उन लोगों को मिले हैं, या फिर जो भी प्रोविंशियल मिनिस्टर से जितने भी एडवाइस जो उन लोगों को मिलती है, अगर वो लोग उनके मुताबिक काम करना छोड़ दे तो सारे पावर्स किसको मिलने वाले थे, कांग्रेस की पार्टी को। ऐसा गांधी जी ने सोचा था। Viceroy and National Secretary agreed with certain clarifications, and Congress and Muslim League formed the Federal Legislature. और फाइनली वाइसरॉय के साथ जब मीटिंग अरेंज हुई तो मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन दोनों को लेजिस्लेचर, मतलब कि रूल्स को फ्रेम करने की जो रिस्पांसिबिलिटी थी, जो जिम्मेदारी थी, वो उनको दे दी। द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोविंशियल स्वराज कंटिन्यू फॉर 2 years, और ये काम चला 2 साल तक। When the World War II broke out in the year 1939, the British government declared India a part of it without consulting the federal legislature. क्योंकि 3 डिपार्टमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का जो डिपार्टमेंट था वो किसको दिया गया था, कांग्रेस की टीम को, एंड दूसरा किसको दिया गया था, मुस्लिम लीग को। और उन लोगों का काम 2 साल तक काफी अच्छे से चला था। लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब उन लोगों ने क्या किया कि लेजिस्लेचर असेंबली को बिना इन्फॉर्म किए उन लोगों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को उस वॉर में शामिल कर दिया। एंड क्योंकि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो भुगतना पड़ा था। Second World War II broke out in the year 1939. The British government declared India a part of it without consulting, कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ लेजिस्लेचर के साथ, और डायरेक्टली उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के साथ इंडिया को जोड़ दिया। As a sign of protest, the committee resigned. एंड फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और प्रोटेस्ट के हिसाब से उन लोगों ने ये जो कमिटी थी उसमें से रिजाइन कर दिया। कौन सी कमिटी, लेजिस्लेटर की जो कमिटी थी उसमें से उन लोगों ने रिजाइन कर दिया, मतलब कि हमें उस कमिटी में अभी नहीं रहना। डिमांड फॉर पाकिस्तान, यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी आपको याद रखना है दांडी मार्च स्पेशली एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जो मोस्ट आईएमपी है वो क्या है, डिमांड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जब अलग हुआ उसके रीजंस क्या है वो आप इसमें देखने वाले हैं। Muhammad Iqbal and Chaudhry Rehmat Ali were the Muslim leaders who propagated that the Hindus and Muslims should form
nation as they represent two different culture. अभी यहाँ पे मोहम्मद इकबाल एंड जो चौधरी रहमत अली थे, उन लोगों ने ऐसा सोचा कि हिंदू एंड मुस्लिम के लिए अलग अलग देश होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों की जो कम्युनिटी है वो सेम नहीं है, एंड अगर ये दोनों की कम्युनिटी अलग अलग है तो फिर दोनों के रहने के लिए जगह मतलब कि देश भी क्या होने चाहिए, अलग। The resolution of demand for Pakistan was passed in Muslim League session held at Lahore in March 1940. एंड मुस्लिम लीग में उन लोगों ने रिजोल्यूशन मतलब कि ये डिमांड उन लोगों ने रखी कि हमें पाकिस्तान अलग से चाहिए। लाहौर में ये जो मीटिंग अरेंज हुई थी मार्च 1940 में, तब उन लोगों ने ऐसी डिमांड रखी कि पाकिस्तान जैसा एक देश बनना चाहिए जहाँ पे सिर्फ क्या हो, मुस्लिम। It was suggested to form an independent nation having the majority of the Muslim population. ऐसा सजेशन दिया कि एक अलग से देश होना चाहिए जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होने चाहिए, मुस्लिम। After this, the creation of Pakistan became the main objective of the Muslim League. और उसके बाद मुस्लिम लीग का जैसे एक ही इरादा हो, एक ही काम हो, वो क्या कि पाकिस्तान बनना चाहिए, मुस्लिम के लिए एक अलग देश होना चाहिए। Maulana Azad was born in Makkah. He knew many languages and was a scholar of Islam. यहाँ पे मौलाना आजाद जो कि मक्का में उनका जन्म हुआ था, प्लेस है, एंड वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानते भी थे, एंड स्पेशली इस्लाम जो था, उनकी जो लैंग्वेज होती है इस्लामिक लैंग्वेज, उसमें वो स्कॉलर मतलब कि सबसे बेहतरीन वो कौन सी लैंग्वेज जानते थे, उनकी इस्लामिक। He advocated the unity of all the religion. वो एक सब मानते थे कि सारे जो रिलीजन है वो एक साथ होने चाहिए। He was always very active in Gandhian movements और वो खुद गांधीयन मूवमेंट्स को फॉलो करते थे, वो भी उसमें एक्टिव रहते थे। इट मीन्स कि वो भी गांधी जी को सपोर्ट करते थे, एंड वो भी ऐसा मानते थे कि सारे जो रिलीजन है वो एक साथ रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम के जो लीडर्स थे मोहम्मद इकबाल एंड चौधरी रहमत अली, उन लोगों ने डिमांड रखी थी मुस्लिम लीग में कि पाकिस्तान अलग देश होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ क्या हो, मुस्लिम। क्योंकि उस समय के जो मुस्लिम थे वो इंडिया में सेफ फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर जगह पे मोस्टली काम किसको मिलता था, इंडियंस को, हिंदू को मतलब, एंड मुस्लिम को कहीं पे चांस जो थे वो बहुत कम मिलते थे। सो इसीलिए उन लोगों को ऐसा फील हुआ था कि आज़ादी के बाद भी मुस्लिम के पास कभी पावर्स आएंगे नहीं, और क्योंकि अगर मुस्लिम के पास कोई भी पावर नहीं आएंगे तो फिर उन लोगों को एक अलग देश बनाना चाहिए जहाँ पे सिर्फ कौन हो, मुस्लिम।